हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स की अपनी क्लास नंबर 5, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि जुलाई में होने जा रहा है। और जो पेपर 2 इसका होता है, जिसमें साइंस आपसे 30 मार्क्स की पूछी जाती है, 10 की उसमें पेडागोजी होती है और 20 का कंटेंट होता है। और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं और पहले हम फिजिक्स के चैप्टर्स की, फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जो हम क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं वो चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं। अभी तक हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है तरंगे यानी कि वेव्स। जी हाँ, आज हम फिजिक्स के 4th चैप्टर की बात करेंगे। 3 चैप्टर हो चुके हैं और चैप्टर वाइज MCQs हम कवर कर रहे हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो सेशन है सीटेट के साथ साथ DSSB नेचुरल साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीटेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी साइंस आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी इस क्लास के बारे में कि इस क्लास को कौन कौन स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम वेव्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर विजिट कर चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कहीं और से आपको वीडियो ना ढूंढना पड़े, आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। आपके पास यहाँ पर हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे। अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं आपको बस पहला ही क्वेश्चन ब्लर दिखेगा, बोलकर बता रही हूँ, ऑप्शंस भी और क्वेश्चन भी। वायु में ध्वनि तरंगे, जो साउंड वेव्स होती हैं एयर में, वायु में साउंड वेव्स कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं या फिर ध्रुवीकृत होती हैं? इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, एयर में जो साउंड वेव्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको अपना राइट आंसर मार्क पहले कर लेना है और फिर जब मैं बताऊंगी तो आप चेक करेंगे कि आप सही थे या नहीं थे। तो वहीं पर उसको आप फिर समझ लेना है और याद कर लेना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, ये आपको याद रखना है। कैसी होती हैं वायु में ध्वनि तरंगे? अनुदैर्ध्य। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या फिर गुणवत्ता। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ऊष्मा यानी कि हीट, गुणवत्ता यानी कि उसकी क्या क्वालिटी है। तो हर्ट्ज में हम क्या मापते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हर्ट्ज में हम मापते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को। आपने सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। तो याद रहेगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? ये किससे रिलेटेड है? वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, किसकी यूनिट होती है? आपके पास फिर से 5 ऑप्शन है और ये भी इजी क्वेश्चन है, आपका पढ़ा हुआ ज़रूर होगा। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ की यूनिट होती है। या आपसे पूछे कि वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। तो वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, यानी कि तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 5 ऑप्शन आपके पास हैं, लास्ट वाला तो इनमें से कोई नहीं है, 4 ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं और इनमें से क्या सही है ये बताना है। अब ये रिलेटेड है कि कौन से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, कौन से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो कम है। ये क्वेश्चन कई तरह से, कई घुमाकर आपसे पूछा जाता है और ज़रूर आता है ये एक क्वेश्चन एग्जाम में कि किसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, कौन से कलर की ज़्यादा है, कौन से कलर की कम है। विबग्योर, ठीक है, जो विबग्योर होता है उसके अकॉर्डिंग, विबग्योर के कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ होती है? बताइए, आपको क्या इसका आंसर पता है? 4th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेड कलर की तरंग दैर्ध्य बैंगनी से ज़्यादा होती है। ठीक है, रेड विबग्योर, तो में वी पहले आता है और आर एंड में आता है। तो वी फॉर वॉयलेट यानी कि बैंगनी, आर फॉर रेड।
इसका मतलब विबग्योर के जो एंड में आ रहा है ना रेड, रेड की सबसे ज़्यादा, ऐसे याद कर लेना, ये याद करने का तरीका है, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो याद रखना पहले तो कि जो सबसे ज़्यादा चमकता है कलर, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा शाइन होती है, सबसे ज़्यादा चमकता है, दूर से ही दिख जाता है, वो कौन सा कलर है? रेड। तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा दिखता है, ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ बैंगनी से ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको अभी ये कभी नहीं भूलेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 5 कहता है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? वेवलेंथ की जो सीमा है वो क्या है दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए? देखने के स्पेक्ट्रम में जो तरंग दैर्ध्य की एक लिमिट है वो कितनी है? फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको राइट आंसर मार्क करना है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की जो सीमा है वो क्या है। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर आपको करना है। जिस किसी भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हमसे मिस नहीं होगा, तो आप इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते रहिए। दृश्य स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ की जो लिमिट है वो कितनी होती है? तो वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 3900 टू 7600 एंगस्ट्रॉम। याद रखना कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसकी तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? 3900 से 7600। याद रखना 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम दृश्य स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो होती है। तो 5th का बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? 6 कहता है अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरण प्रकाश के भिन्न गुणधर्म होते हैं। एक अवरक्त प्रकाश होता है, एक दृश्य प्रकाश होता है, एक पराबैंगनी प्रकाश होता है। इनके सबके अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो इन विकिरणों या इन प्रकाश के संबंध में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सही है पूछा है या सही नहीं है पूछा है। यहाँ पर पूछा है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब कौन सा गलत है। तो इसका मतलब इन 4 ऑप्शंस में से कोई 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा। तो पहले तो हम वही ढूंढ लेते हैं जो गलत है 6 क्वेश्चन का। 6 का जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं। रॉन्ग हम अपनी मेमोरी में लाएंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, जो तीनों राइट ऑप्शंस हैं हम उनको पढ़ लेते हैं, ए, बी और डी को, क्योंकि 6 का राइट आंसर सी है जो कि इनमें गलत है। पहला कहता है पराबैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अब ये इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझना इन तीनों प्रकाश में क्या संबंध होता है, सुनते रहना। पराबैंगनी की तुलना में अवरक्त की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। जो अवरक्त किरणें होती हैं उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है पराबैंगनी से। दूसरा कहता है दृश्य की तुलना में पराबैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, यानी कि पराबैंगनी से अवरक्त की भी ज़्यादा है और पराबैंगनी से दृश्य प्रकाश की भी ज़्यादा है। इतना आपको क्लियर हो गया, क्योंकि लिखा है ना सेकंड में कि दृश्य की तुलना में पराबैंगनी का कम होता है। इसका मतलब पराबैंगनी का अवरक्त से भी कम तरंग दैर्ध्य है और पराबैंगनी का दृश्य प्रकाश से भी कम तरंग दैर्ध्य है। फोर्थ में क्या कहता है, दृश्य की तुलना में पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा कम होती है और दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी प्रकाश की फोटोन ऊर्जा भी कम होती है। ये बात भी सही है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तरंग दैर्ध्य में अवरक्त की और दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है पराबैंगनी से। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 क्या कहता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि परा उच्च आवृत्ति, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी परा उच्च आवृत्ति की तरंगे संचारित कहाँ पर होती हैं? कौन सी तरंगों के रूप में? जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पर परा उच्च आवृत्ति जो होती है उसकी जो वेव्स होती हैं वो कहाँ पर संचारित होती हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में या पृष्ठ तरंगों के रूप में। देखिए आप कहीं से भी तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेचुरल साइंस की, कहीं ना कहीं से आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा या कर रहे होंगे। उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो देख लें जो बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो भी चैप्टर वाइज, तो ये आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी परा उच्च आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो कहाँ पर संचारित होती हैं? वो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका सी।
की जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ पे संचारित होती है? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। याद रखेंगे, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। 7th का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। 8 कहता है टेलीविज़न दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों? जब बरसात का मौसम होता है तो एंटीना की वजह से सिग्नल नहीं मिल पाते हैं। आपने ये बात ऑब्जर्व करी होगी अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो ऐसा क्यों होता है, बस आपको ये बताना है और आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से कौन से सही हैं वो बताने हैं। 8th क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी तीनों बातें ठीक हैं। ध्यान से सुनना, एंटीना छोटे होते हैं इसलिए ऐसा होता है, कम सिग्नल आते हैं या नहीं आते, क्यों? एंटीना छोटा होता है। दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। रेडियो तरंगों से, रेडियो वेव से ही तो सिग्नल मिलते हैं, और जो पानी की बूंदें होती हैं उसको क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित भी कर देती हैं, डाइवर्ट कर देती हैं, उनकी जहाँ पर सिग्नल आने चाहिए वहाँ नहीं, कहीं और वो उसकी डायरेक्शन हो जाती है। तीनों बातें सही है, अच्छे से पढ़ लेना इनको। फिर से सेशन के बाद आप चाहें तो फिर से इनको क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? मैकेनिकल वेव। यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल, तो इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है? 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। 9th क्वेश्चन, तो 9th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स हैं, वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगर आपसे ऐसे उल्टा करके पूछ ले कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल वेव्स, तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे एक प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यानी कि कॉस्मिक किरणें जो होती हैं, कॉस्मिक वेव्स, उनके बारे में 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत है। गलत को हम पहले देख लेते हैं कौन सा गलत है, बाकी 3 सही ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो 10th का जो गलत ऑप्शन है वो है ए, यानी कि इसका राइट आंसर है कि कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय हैं। ये गलत बात है, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय हैं, गलत बात है। सही बात क्या है? ऑप्शन बी पर आते हैं। कॉस्मिक किरणों की तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, याद रखिएगा, कॉस्मिक किरणों की तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। कॉस्मिक किरणें ऐसे आवेशित कणों से, ऐसे चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और कॉस्मिक किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं। अगर आपसे पूछे ऐसी कौन सी किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं और ये तीनों आपको क्वालिटी दी हों, और आपसे पूछे कौन सी वेव्स हैं, कॉस्मिक वेव्स हैं, कॉस्मिक किरणें हैं, तो आप इनको प्लीज़ याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। कॉस्मिक किरणों की तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं, और ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित यानी कि चार्ज पार्टिकल से बनी होती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 कहता है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें हैं इन चारों में से जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती? इसका मतलब जो 3 है वो शून्य में संचरण कर सकती हैं, तो हम वो भी जानेंगे कि वो कौन सी हैं। बताइए फटाफट से। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो ध्वनि तरंगे हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर पाएंगी। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हमने भी पढ़ा? मैकेनिकल वेव्स हैं। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं, ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। इतनी बात क्लियर है। अब शून्य में संचरण कौन कर सकती हैं? प्रकाश तरंगे, ऊष्मा तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हीट वेव्स और लाइट वेव्स, ये शून्य में संचरण कर सकती है, ध्वनि नहीं कर सकती, याद रखिएगा। 12 क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात में वस्तुओं को देखने के लिए कौन सी वेव का यूज़ किया जाता है? 12 का आपको आंसर करना है। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड वेव्स, जिनको हम अवरक्त तरंगे बोलते हैं। इंफ्रारेड वेव्स या फिर अवरक्त तरंगे यूज़ की जाती हैं रात्रि दृष्टि में। अगर रात्रि दृष्टि का कोई उपकरण है, लाइक टॉर्च है, तो उसमें कौन सी वेव्स होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स, जिनको अवरक्त तरंगे कहा जाता है। याद रखेंगे कि टॉर्च में कौन सी वेव्स होती हैं?
अवरक्त तरंगे होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन, सेशन, एक्सप्लेनेशन सब अच्छा लग रहा होगा और इम्पॉर्टेंट भी लग रहा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करते चले वीडियो को। 13 क्वेश्चन कहता है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टेलीविज़न को दूर से नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का, यानी कि रेडिएशन का हम यूज़ करते हैं? वो किस प्रकार का रेडिएशन होता है? 13 का आपको राइट आंसर करना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर भी हम अवरक्त विकिरण का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। टॉर्च में क्या होता है? अवरक्त तरंगे की हेल्प से टॉर्च में होती है लाइट। ठीक है, टेलीविज़न को भी दूर से जो हम नियंत्रित करते हैं रिमोट से, बात चल रही है रिमोट की, तो उसमें कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है? अवरक्त। याद रखना, उसमें भी कौन सा होता है? अवरक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? इन चारों में से किससे पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा ज़्यादा होती है? ठीक है, आपको बताना है 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की मैं बात कर लेती हूँ, ऑप्शन ए, यानी कि अवरक्त किरणें। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अवरक्त किरणों से ज़्यादा होती है। बस आपको इतना याद रखना है, पराबैंगनी किरणों की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है अवरक्त से, यानी कि इंफ्रारेड से। याद रखेंगे इस चीज़ को, फिर से समझिए, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अवरक्त किरणों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, मैं क्वेश्चन को 2 या 3 बार इसलिए पढ़ती हूँ जिससे अच्छे से समझ आ जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल के भी उपचार में पराबैंगनी किरणों का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ ले, जल के उपचार में कौन सी किरणों का यूज़ करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक है, किरणों को मैंने वेव्स बोल दिया है, लेकिन किरणें क्या होती हैं? रेज होती हैं। ठीक है, किरणों को बोलते हैं रेज। तो जल के उपचार में पराबैंगनी किरणों का यूज़ किस रूप में करते हैं, ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रोगाणुनाशक के रूप में। रोगाणुओं का नाश करती हैं पराबैंगनी किरणें पानी में। पानी में जो भी रोगाणु होते हैं, रोग होता है, उसका नाश कौन सी किरणें करती हैं? पराबैंगनी किरणें। किस रूप में करती हैं? रोगाणुनाशक के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्रीमी लेयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, प्रत्यास्थ या विद्युत चुंबकीय। अच्छा क्वेश्चन है कि जो एक्स रेज होती हैं वो किस प्रकार की रेज होती हैं, आपको ये बताना है। 16 का क्या आंसर होगा? 16 के राइट आंसर की मैं अगर आपसे बात करूं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्स वेव्स जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स रेज होती हैं, वो विद्युत चुंबकीय होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। ठीक है, एक्स रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। या आपसे पूछे इनमें से विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो कौन सी किरणें हैं, तो एक्स किरणें हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कॉस्मिक किरणें हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था इससे रिलेटेड। अब आपको बताना है कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं, अनावेशित हैं, या दोनों हो सकता है या कोई नहीं। कॉस्मिक किरणें किस तरह के कण होते हैं? 17 का राइट आंसर करिए। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आवेशित कण है, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित कण होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं एफएम में, ठीक है, एफएम में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं उसकी रेंज आपसे पूछिए। अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफएम में यूज़ होने वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, ये आपको बताना है। 18 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। याद रखना, एफएम में फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? 88 से 108 और मेगाहर्ट्ज़,
यूनिट भी याद रखना है इसकी मेगाहर्ट्ज में। 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज होती है। 19 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एमआरआई मशीन में कौन सी तरंगों को या किरण का यूज़ किया जाता है? एमआरआई स्कैन होता है, ठीक है, तो उस मशीन में कौन सी तरंग या वेव का यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है। 19 क्वेश्चन का आंसर, तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंग। जी हाँ, मैग्नेटिक वेव्स। एमआरआई में देखिए किस इंस्ट्रूमेंट में कौन सी वेव या कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो एमआरआई में कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं? मैग्नेटिक वेव्स, चुंबकीय तरंग। याद रखना, एमआरआई में चुंबकीय तरंग यूज़ की जाती हैं, मैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। 20 आपसे कहता है कि एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक्स किरणें कैसी थी, याद है आपको? अभी हमने डिस्कस किया है 2-3 क्वेश्चन पहले। एक्स किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय। एक्स किरणें कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय, याद रहेगा। अब एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये भी आपको बताना है। एक्सरे का आप नाम आपने सुना है, एक्सरे किया जाता है, तो ये वही है एक्स किरणें या एक्सरे। एक्सरे का यूज़ किस लिए करते हैं? 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर बताइए। 20th क्वेश्चन, तो 20th का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के एक्सरेज का यूज़ करते हैं। जी हाँ, एक एक्सरे वैसा भी होता है हमारी बॉडी का, लेकिन यहाँ पर इन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो बी है। बहुमूल्य पत्थर हों या हीरे हों, उनमें क्या खराबी है उसका पता लगाने के लिए, हमारी बॉडी में भी कहाँ खराबी है उसका पता लगाने के लिए तो हम एक्सरे करवाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस वो बी होगा, याद रखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? इस क्वेश्चन से आपको 2-3 चीज़ें पता लगेंगी। पहले आप इसका आंसर करिए अगर आपको आता है तो। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरणों में से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है इन चारों में से? तो वेवलेंथ की अगर बात करें सबसे कम होती है गामा की, सबसे कम गामा की, फिर बीटा की और फिर अल्फा की। समझिए आप इस बात को, सबसे कम अगर वेवलेंथ गामा की है तो सबसे ज़्यादा किसकी है? अल्फा की। सबसे कम गामा की, फिर बीटा की और फिर किसकी? अल्फा की, यानी अल्फा की सबसे ज़्यादा वेव। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी? अल्फा की। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी? गामा की। ये याद रखना आप सीक्वेंस, ठीक है। 22, अब देखो हमने एक्सरे की भी बात कर ली, क्यों किया जाता है। एमआरआई में कौन सी वेव्स होती हैं हमने ये भी देख लिया, ठीक है। चुंबकीय तरंगें होती हैं एमआरआई में, एमआरआई की मशीन में मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब हम सिटी स्कैन की बात कर रहे हैं, सिटी स्कैन के प्रयोग में कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, कौन सी रेज यूज़ होती हैं सिटी स्कैन में, फटाफट से बताइए। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्स रेज। सिटी स्कैन में एक्स रेज यूज़ होती हैं, याद रखना। सिट या फिर कैसे भी करके आप याद रखो, आपको याद रखना है बस कि सिटी स्कैन में एक्स रेज का हम यूज़ करते हैं। जहाँ भी सिटी स्कैन की बात होगी एक्स रेज की बात होगी। कौन सी रेज यूज़ करते हैं हम? सिटी स्कैन में एक्स रे, एमआरआई में चुंबकीय तरंगें, सिटी स्कैन में एक्स रेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपसे कहता है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, ठीक है, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग के बीच की दूरी या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा 23 का? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। अगर दो या तो दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी, उसको बोला जाता है तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। याद रहेगा ये डेफिनेशन, आप याद रखना तरंगदैर्ध्य की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं?
जो दीर्घ रेडियो वेव्स होती हैं वो पृथ्वी की कौन सी सतह से, कौन से सरफेस से परावर्तित हो जाती हैं, ये आपको बताना। 24 का राइट आंसर फटाफट से बताइए। 24 का राइट आंसर मैं आपको बता दूं होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। जी हाँ, दीर्घ रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। आइनोस्फेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आइनोस्फेयर से जो ये दीर्घ है ना, जो लार्ज रेडियो वेव्स होती हैं वो पृथ्वी की किस सतह से, आयन मंडल आइनोस्फेयर से डाइवर्ट या परावर्तित होती हैं। ये आपको याद रखना है। इस चैप्टर के 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वेव से, वो हमने सारे देख लिए हैं। सो गाइज, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस को। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर साइंस आता है आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हम तैयारी उस तरह से कर रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करके। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी ऑनलाइन कोर्स से या किसी बुक को फॉलो करते हैं, वो पढ़ते रहिए। ये एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में है, आप उसको रिवाइज करते रहिए इसके साथ साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक अगर अच्छा लगा है तो कर देना, ठीक है। बाकी अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सेकेंडली, लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहूँगी, अगर आपको ये सेशंस आगे इसी तरह कंटिन्यू चाहिए तो मुझे भी आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत रहती है। बस यही कि आप वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अगर जिनको ये वीडियो चाहिए उन तक पहुँचेगी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियोस को बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना मुझे आपसे बोलना था। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप अपने डाउट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। DSSB का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।